साथियों, आप सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की हमारी पहली क्लास होगी और इस क्लास में कई महत्वपूर्ण सेगमेंट पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। उस कन्वर्जन के दौरान उनको क्या नाम देते हैं, फिर उसका क्या फीचर्स है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन क्या होता है, गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट हम लोग परमाणु की संरचना देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के बारे में जानेंगे। देन समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, जहां से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन को भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज कई इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर हम बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन को भी पढ़ेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी इन सभी की क्लासेज आपको हमारे इस संकल्प बैच के पेड ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, जिसकी फीस केवल 499 है। क्लासेज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती हैं, तो क्लासेज को आप लगातार देखिए, उनको रिवाइज कीजिए। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे संकल्प बैच के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फीस जिसकी केवल 499 है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को अपनी शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर आपसे पूछा जाए इनके जन्मदाता कौन है, आधुनिक रसायन की जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? लेवासिए। यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसको कहेंगे? लेवासियों को कहेंगे। ये नाम याद रखिएगा। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इसके अलावा पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है। चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं और पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जब हाई टेम्परेचर पर, जैसे सूर्य आप देखते हैं, सूर्य में जब हम लोग नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया देखेंगे, जहां पर कई हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो पदार्थ है वो प्लाज्मा की अवस्था में चला जाता है और ये पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। और हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था को भी खोजा गया है, जिसका नाम क्या है? बोस आइंस्टीन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जब पदार्थों को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इनके फॉर्म में चेंजेज आती है और जब चेंज होता है तो उसको क्या पर्टिकुलर नाम देते हैं। जैसे जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर सॉलिड आप जानते हैं किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ क्या है? बर्फ एक सॉलिड है। जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठोस को गर्म करने पर जब द्रव में बदलता है उसको कहते हैं गलनांक या द्रवणांक, इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आपसे पूछा जाता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पदार्थ होता है, तो टंगस्टन जो है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला पदार्थ है। यानी ये उच्च ताप प्रतिरोधी है, हाई टेम्परेचर देने के बाद ही ये गलता है। इसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। यानी इतने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बाद ये गलना शुरू करेगा। इससे पहले के टेम्परेचर पर टंगस्टन नहीं गलता है। और जो आप बल्ब देखते हैं ना, जो आप बल्ब देखते हैं, जो बल्ब का फिलामेंट या जो तंतु होता है, उसके अंदर जो आप पतला सा तार देखेंगे, वो बेसिकली इसी टंगस्टन का बना होता है। क्योंकि बल्ब को जलने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। आप बल्ब को छूइए, वो काफी गर्म होता है, तो इसीलिए टंगस्टन का तंतु लगाया जाता है, ताकि उतने हाई टेम्परेचर के बाद भी वो तार जो है वो गले नहीं। तो टंगस्टन याद रखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी उच्च होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ये पदार्थ है। कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस। और बल्ब का जो तंतु फिलामेंट है वो भी टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के बाद बोरान भी एक उच्च गलनांक वाला पदार्थ है। लोहा एक उच्च गलनांक वाला पदार्थ है। आप कभी अगर लोहार के यहाँ गए होंगे, लोहार के यहाँ जब हम कभी कुदाली वगैरह में धार लगवाने के लिए जाते थे, तो लोहार क्या करता था, उस लोहे की कुदाली को आग में रख देता था और काफी देर आग में रखने के बाद जब बिल्कुल लाल हो जाती थी, तब उसको पीट कर उसकी धार को सही करता था। क्योंकि लोहे का गलनांक जो होता है वो बहुत उच्च होता है। जब उसको हाई टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे बहुत देर, तब उसको आप पीट कर पतला कर सकते हो, उसके आकार को आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो बोरान, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सभी जो पदार्थ हैं ये उच्च गलनांक वाले पदार्थ हैं। ये गलनांक के क्रम में हमने क्रम से लगाया है, ताकि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन, बोरान, लोहा, सिलिकॉन दे दे, तो उस स्थिति में आप क्या लगाएंगे? टंगस्टन लगाएंगे। टंगस्टन नहीं होगा तो आपको क्या लगाना होगा? बोरान लगाना होगा, राइट। तो ये क्रम से लिखा हुआ है, उच्च गलनांक का ये क्रम है। सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का, उसके बाद बोरान, फिर लोहे का, फिर लोहे से कम सिलिकॉन का, देन एल्युमिनियम का, राइट। तो गलनांक के बारे में आप समझ लिए हैं कि ठोस को गर्म करने पर जब वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है द्रव्य। द्रव्य को जब हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। द्रव को उदाहरण से समझिए, इसे
द्रव यानी पानी समझ सकते हैं लिक्विड फॉर्म होता है। जब लिक्विड फॉर्म इस पानी को हम गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में। भाप क्या है, भाप एक प्रकार की वाष्प ही है, राइट। भाप क्या है, वाष्प ही है। तो गर्म करने पर जब वाष्प में बदल जाता है लिक्विड तो उसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका क्वथनांक है। क्वथनांक के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है कि दाब बढ़ने पर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। अशुद्धियां जो होती हैं जैसे नमक हो गया, सोरा हो गया, इसके कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। इसको आप उदाहरण से समझिए कि जब आप खाना पकाते हैं ना, जब आप खाना पकाते हैं तो खाने में क्या डालते हैं, नमक डाल देते हैं। खाने में नमक डाल देते हैं। नमक एक प्रकार की अशुद्धियां है, नमक हो गया, सोरा हो गया। और जैसे ही नमक डालते हैं तो जो क्वथनांक, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। जैसे क्वथनांक बढ़ेगा वैसे ही खाना जो है वो जल्दी से पक जाता है, खाना जल्दी से पक जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जो है वो जल्दी से पक जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वहां पर बढ़ जाता है, राइट। और वहीं पर आप देखते हैं आइसक्रीम वगैरह कभी आप खाए होंगे, कुल्फी आइसक्रीम, उसको अगर आप नीचे जब खाते हैं तो थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसमें नमक और सोडा वगैरह मिला देते हैं, अशुद्धियां मिला देते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, जिससे जो बर्फ है, जो आइसक्रीम है वो जल्दी से गले नहीं। तो अशुद्धियां जो होती हैं जैसे नमक और सोडा, इसके कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक कम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है। क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, दाब घटता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, दाब क्या होता है, घटता है। और जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, घट जाता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है, घट जाता है। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट घटेगा वैसे खाना जो है वो देर में पकेगा। ऊंचाई के साथ दाब घटता है जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। वहीं प्रेशर कुकर आप देखते हैं, प्रेशर कुकर में क्या होता है, जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें आप लोग खाना बनाते हैं, बहुत जल्दी पक जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या करता है, प्रेशर दाब को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही दाब इंक्रीज होगा वैसे ही क्वथनांक जो है वो, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज पता क्या करती है, आपको मैं समझा देता हूँ। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो खाना क्या होता है, जल्दी पक जाएगा, खाना जल्दी पक जाएगा। दाब बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से खाना जल्दी पकता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो पानी होता है, जो पानी होता है वो देर से उबलता है, देर से उबलता है। पहाड़ों पर दाब कम हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इसलिए पानी पहाड़ों पर जल्दी उबलने लगता है, जल्दी उबलने लगता है और खाना देर से पकता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन पता क्या होती है बच्चों को, कि सर खाना देर से पक रहा है और आप कह रहे हैं कि पानी जल्दी उबल रहा है। पानी अगर जल्दी उबलेगा तो खाना जल्दी पकना चाहिए, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। कारण क्या होता है, जो पानी का जो उबलने का जो ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ये सामान्य टेम्परेचर है। सामान्य स्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलता है। लेकिन जैसे जैसे दाब कम होता है तो पानी जो है वो जल्दी उबलने लगता है। मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबल गया, तो यहां पर आप सोचिए कि 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है और वहां पर उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसकी जो विशिष्ट उष्मा है, विशिष्ट उष्मा या जिसको हम गुप्त उष्मा भी पानी की कहते हैं, जो 540 डिग्री सेल्सियस होती है, राइट। इसलिए कहा जाता है कि पानी में आप हाथ डालिए और भाप में हाथ डालिए, तो दोनों की कंडीशन में भाप में आपका हाथ जल्दी जल जाएगा, क्योंकि भाप में उसकी एक गुप्त उष्मा होती है 540 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब जब पानी जल्दी उबल जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जाएगा, तो जो उसकी विशिष्ट या गुप्त उष्मा है उसमें भी आप देखेंगे कमी आएगी। दूसरी चीज, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबल रहा है यानी इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, वो कम ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भले ही पानी थोड़ा देर से उबल रहा है, लेकिन ये पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा तो पानी की जो विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, 540 डिग्री सेल्सियस होगी। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी गुप्त उष्मा भी वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। भाप की जो गुप्त उष्मा होती है 540 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्थिति में खाना जो है वो जल्दी पक जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे दाब कम होता है, जैसे जैसे दाब कम होगा तो पानी जो है वो जल्दी से उबल जाएगा। जल्दी से पानी उबलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाना जल्दी से पक जाएगा, खाना देर में पकेगा। आप प्रेशर कुकर की पहली सीटी में देखते होंगे बड़ी देर में सीटी आती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो जो पानी होता है फर्स्ट टाइम वो देर से उबलता है। जब पानी देर से उबलेगा तभी भाप बनेगी, तभी उसमें सीटी आएगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है आपको। द्रव
का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। दाब बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी खाना देर से पकेगा और पानी देर से उबलेगा। पानी देर से उबलेगा, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, तो पानी जल्दी से उबल जाएगा और खाना देर में बनेगा। राइट। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों बनता है? क्योंकि ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब घट जाता है। दाब घटने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, जिसके कारण खाना देर से बनता है। वहीं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर दाब को इंक्रीज कर देता है। दाब इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। अशुद्धियां और सोरा जब मिलाते हैं तो क्वथनांक को वो बढ़ा देते हैं। क्वथनांक बढ़ जाने के कारण क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है, इसलिए नमक वगैरह जब डालते हैं तो खाना जल्दी पका देता है। वही मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए नमक और सोरा को मिलाकर आइसक्रीम के मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जाता है, ताकि वो जल्दी से गले नहीं। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम लोग ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस को जब आप गर्म करोगे तो ठोस को गर्म करोगे, अगर वो बिना द्रव में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। राइट। ठोस को जब आप गर्म करते हो, ठोस नॉर्मल हमने देखा था कि ठोस को गर्म करने पर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड फॉर्म में जब कोई ठोस कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब ठोस बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसके कई एग्जांपल हैं, जैसे कपूर। कपूर क्या है? एक सॉलिड फॉर्म है। कपूर को जैसे ही आप गर्म करोगे, जैसे ही इसमें आग लगाओगे, बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। तो ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग नौसादर कहते हैं NH4Cl, बेंजोइक एसिड है, एंथ्रासीन है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल याद रखिएगा, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, NH4Cl इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन, ये सभी सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। इनको जब आप गर्म करोगे तो बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के कुछ एग्जाम्पल हैं, आपसे पूछा जाता है, जैसे शुद्ध पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सभी प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या किए जाते हैं? शुद्ध किए जाते हैं। नोट फॉर्म में नीचे हमने यहाँ पर हिंट दे दी है कि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में किया जाता है। आसवन का प्रयोग तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण है, इसका उपयोग आप किसमें करेंगे? जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों की अशुद्धियों को हटाने के लिए हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन और क्रिस्टलीकरण का यूज करते हैं। लेकिन जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इनको शुद्ध करने के लिए हम प्रभाजी आसवन यानी आसवन विधि का यूज करते हैं। ये बात याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग परमाणु देखते हैं, परमाणु की संरचना देखते हैं। आप जानते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहां पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव यानी धनात्मक चार्ज होता है। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, ना ही इन पर धनात्मक और ना ही इन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ये नाभिक की संरचना है। नाभिक की संरचना में 3 मूल तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। राइट। ये है नाभिक। नाभिक के अंदर आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे। तो नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये इंग्लिश के कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देवनागरी लिख में भी इंग्लिश को लिखकर आपसे पूछा जाता है। तो नाभिक न देकर लिख देंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। राइट। न्यूक्लियस में कौन से अणु होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इस तरीके के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो उस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस ही नाभिक है, और नाभिक में होता क्या है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। राइट। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिकीय सिद्धांत की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। इतनी बात आप लोग याद रखिए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन के द्वारा 1897 में। ये नाभिक की ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं, या किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्धारित करता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन निर्धारित करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन बताएंगे। इलेक्ट्रॉन न दाग के अगर एनर्जी लेवल दिया होगा तो आप उस पर टिक करेंगे। राइट। तो ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं, या किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में। उसके बाद आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है। इसकी खोज जो की थी वो गोल्ड स्टीन ने की थी 1886 में। बाद में जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, नाभिकीय सिद्धांत की खोज की, तो इन्होंने भी प्रोटॉन के बारे में बताया। तो अगर रदरफोर्ड के बारे में
पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कब की, तब आप क्या बताएंगे 1911। हालांकि गोल्डस्टीन ने इनसे पहले ही प्रोटॉनों के बारे में बता दिया था सन 1886 में। तो याद रखिएगा प्रोटॉन की जो खोज की है वो गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में की गई थी। बाद में रदरफोर्ड ने भी इस बात की पुष्टि की थी 1911 में, राइट। न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने 1932 में। तो ये आपसे वर्ष भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है ईंटा पर नाच, राइट। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से उनकी खोज थॉमसन कब, 1897 में। पा से प्रोटॉन पर एक तो यहां से रदरफोर्ड हो जाता है जो सेकेंड टाइम प्रोटॉनों के बारे में बताया, लेकिन फर्स्ट टाइम किसने बताया था, गोल्डस्टीन 1886। नेक्स्ट नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक कब, 1932 में। तो ये आपको वर्ष भी याद रखना है और किसने खोज की है इस बात को भी याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नाभिक के बारे में जान लिया, नाभिक में प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। परमाणु नाभिक की खोज या नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया, रदरफोर्ड ने कब दिया, 1911 में। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। जो परमाणु होता है वो विभिन्न प्रकार के कैसे अति सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। ये रासायनिक अपक्रियाओं में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं। ये रासायनिक अपक्रियाओं में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत कम होता है। यानी जो परमाणु होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। ये जो मूल कण होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य होते हैं यानी ये इनमें विभाजन नहीं होता है। दूसरी चीज, इनका भार भी बहुत कम होता है। छोटे होते हैं तो भार भी इनका बहुत कम होता है। मूल कण को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं स्थायी कण, स्टेबल मूल कण, और दूसरे होंगे अस्थायी कण, अनस्टेबल कण। स्थायी कण क्या होते हैं, परमाणु के बाहर स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये स्थायी कण हैं। ये कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और इन्हीं को हम लोग मौलिक कण भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु के मौलिक कण कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये स्थायी कण होते हैं। स्थायी कण क्यों होते हैं, क्योंकि ये परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। वहीं दूसरे होते हैं अस्थायी कण। अस्थायी कण परमाणु के बाहर और परमाणु के अंदर क्षणिक इनका अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया और एंटी न्यूट्रिनो, मेसान। तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान ये कैसे कण होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। अस्थायी कण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर बहुत थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रहते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट हमने आपको कण बताए हैं उनकी खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तो खोज हमने ऊपर देख ही ली है। जो अस्थायी कण होते हैं जैसे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रिनो कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होगा, एंटी वही होगा जिस पर धनात्मक चार्ज होगा। तो पॉजिट्रॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कार्ल एडरसन ने की थी। किसने की थी, कार्ल एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की है, जॉन डाल्टन ने की है, कंफ्यूज मत होइएगा। नाभिकीय सिद्धांत की खोज, नाभिकीय सिद्धांत की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी, ऊपर अभी हमने देखा था। नाभिकीय सिद्धांत की खोज रदरफोर्ड ने की थी, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। लेकिन जो परमाणु सिद्धांत है, परमाणु नाभिक की खोज पूछा जाएगा रदरफोर्ड, लेकिन परमाणु सिद्धांत की खोज के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जॉन डाल्टन ने की थी 1803 में। मेसान कणों की खोज एक जापानी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था युकावा। ये पूछा जाता है आपसे, मेसान कणों की खोज किसने की, युकावा ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की, तो पाउले ने की थी। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान और आवेश क्या होता है, शून्य होता है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान और जो आवेश होता है वो शून्य होता है। न्यूट्रॉन के बारे में अभी हमने देखा था, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, ना तो उस पर धनात्मक चार्ज होता है ना ही उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। उसी तरीके से जो न्यूट्रिनो होता है जिसकी खोज पाउली ने की थी, यहाँ पर भी आप आवेश शून्य देखेंगे, ना तो इस पर धनात्मक चार्ज होता है ना तो नकारात्मक, और इसका द्रव्यमान भी कैसा होता है, शून्य होता है। पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रॉन ये सभी अस्थायी कण हैं। पॉजिट्रॉन की खोज की है कार्ल एडरसन, पॉजिट्रॉन एक एंटी इलेक्ट्रॉन है। मेसान की खोज की है युकावा और न्यूट्रिनो की खोज की है पाउली। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आपसे परमाणु भार कहा जाए या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान क्या होता है, मास होता है, किसी चीज का भार ही होता है। तो जो परमाणु का भार होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन बराबर किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन के।
प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होंगे। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक ही क्या होता है? किसी तत्व के प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ए बराबर पी प्लस एन। परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। P प्लस और E माइनस, यानी प्रोटॉन धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और दोनों ही नाभिक के अंदर बराबर होते हैं, बस इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक में धनात्मक चार्ज होता है, एक में ऋणात्मक चार्ज होता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको दे दिया जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या दे दी जाएगी, परमाणु भार दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होगा उस तत्व का, राइट। तो ऐसे में जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इस फार्मूले को रट लीजिए। परमाणु भार ही किसी परमाणु का द्रव्यमान होगा, तो परमाणु भार को हम लोग द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं। वहीं प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। देन न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो उसका द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार निकल आएगा, ए बराबर पी प्लस एन। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देने का मतलब क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या भी दे दी गई, तब भी आप पी की जगह ही उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रखकर आप परमाणु भार या न्यूट्रॉनों की संख्या को निकाल लेंगे, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। अब हम लोग देखते हैं समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये आप लोग याद रखना, देवनागरी लिपि में डायरेक्ट लिखा जाता है आइसोटोप, आइसोटोप्स। तो ऐसे में आपको ये इंग्लिश वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। समस्थानिक को क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। परमाणु संख्याएं इनकी समान होती हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होंगी, परमाणु संख्या का क्या मतलब हो गया? परमाणु संख्या का क्या मतलब हो गया? प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होंगी? समान होंगी, लेकिन द्रव्यमान जो संख्या होगा यानी जो उसका परमाणु भार होगा वो भिन्न भिन्न होगा, उसको हम लोग कहेंगे समस्थानिक। जैसे आप हाइड्रोजन के समस्थानिक को देख सकते हैं, 1H1 1H2 1H3। यहाँ पर आप जो परमाणु संख्या देख रहे हैं ये सब में क्या है? एक एक है, लेकिन जो उनकी द्रव्यमान संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं। जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन की क्या है? समस्थानिक है। उसी तरीके से आप कार्बन के समस्थानिक देख सकते हैं। कार्बन में 6 ये परमाणु संख्या समान देख रहे हैं, लेकिन ऊपर की आप संख्या क्या देख रहे हैं? भिन्न देख रहे हैं। एक में 12 है, दूसरे में क्या है? 6 है। तो ये कार्बन के समस्थानिक हो गए, 6C12 और 6C14, राइट। जो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है 1H1, इसको कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को कहते हैं ड्यूटीरियम और तीसरे समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। ड्यूटीरियम में ही जब आप ऑक्सीजन का परमाणु एक मिलाते हैं तब आपका बनता है D2O, भारी जल। भारी जल, अभी भारी जल के बारे में हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। भारी जल को हम लोग गुरु जल भी कहते हैं। इसकी खोज H.C. उरे ने की थी, H.C. उरे ने की थी भारी जल की खोज। इसका जो परमाणु अणुभार होता है वो 20.03 ग्राम प्रति मोल होता है। ये चीज अभी हम देखेंगे। तो यही ड्यूटीरियम है, जब इसमें ऑक्सीजन का एक अणु मिल जाता है तो क्या बन जाता है? भारी जल बन जाता है, राइट। तो भारी जल है क्या? भारी जल बेसिकली हाइड्रोजन का ही क्या है? समस्थानिक है। हाइड्रोजन का ही क्या है? समस्थानिक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। प्रोटियम में आप देखेंगे कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि आप न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? A माइनस पी इक्वल टू एन। पी क्या है यहाँ? प्रोटॉनों की संख्या। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या और ऊपर क्या दिया गया है? द्रव्यमान संख्या। दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, राइट। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के जो नाम है वो अलग अलग होते हैं। 1H1 1H2 1H3 ये अलग अलग हाइड्रोजन के समस्थानिक है और इनके अलग अलग नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक जो ट्राइटियम होता है 1H3 होता है, इसमें आपको रेडियो सक्रियता का गुण देखने को मिलेगा और रेडियो सक्रियता के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम 1H3 रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक समस्थानिक आपको मिलेगा पोलोनियम में। पोलोनियम में 27 समस्थानिक होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? पोलोनियम। कितने समस्थानिक होते हैं? इसमें 27 समस्थानिक आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग समस्थानिकों के गुणों के बारे में देख लेते हैं। तो समस्थानिकों गुणों में आप क्या बताएंगे कि सबसे पहला तो आप बता सकते हैं कि सर भौतिक गुण इनके भिन्न भिन्न होंगे।
भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है 1H1 1H2 और 1H3, तो इनके जो भौतिक गुण होंगे वो तो अलग अलग होंगे, लेकिन हाइड्रोजन तो आप देख रहे हैं तीनों जगह एक ही है, हाइड्रोजन ही है। चाहे 1H1 हो, 1H2 हो, 1H3 हो, तो उसमें जो तत्व है, जो मूल तत्व है वो हाइड्रोजन ही है। चाहे वो कार्बन का समस्थानिक हमने देखा हो, वहां पर समस्थानिक में भी जो कार्बन का जो समस्थानिक है उसके आपको भौतिक गुण तो अलग अलग हो जाएंगे कि 6C12 में अलग इसके भौतिक गुण हो सकते हैं और 6C14 में अलग भौतिक गुण हो सकता है, लेकिन जो उसका केमिकल होगा वो तो समान है, वो तो कार्बन ही है। यहाँ पर भी केमिकल क्या है, हाइड्रोजन ही है। तो समस्थानिकों में रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। इस बात को आप याद रखना कि सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न होंगे, लेकिन जो उनके रासायनिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। हमने आपको बताया ही था कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो जब समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या है वो जब समान होगी, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाएगी, क्योंकि जब द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी तो सीधी सी बात है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। अब हम देखते हैं संभारिक। संभारिक जिसे हम लोग आइसोबार्स कहेंगे इंग्लिश में। यहाँ पर द्रव्यमान संख्याएं समान हो जाएंगी, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो भिन्न हो जाती है। तो आइसोटोप का अपोजिट होता है आइसोबार। आइसोटोप्स का अपोजिट होगा आइसोबार। आइसोटोप में हमने क्या देखा था कि परमाणु संख्याएं समान थी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी। आइसोबार्स में यानी जो संभारिक होता है, भार यहाँ पर समान होगा। भार क्या होगा, समान होगा। यानी भार क्या होता है, परमाणु भार। परमाणु भार को ही हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, लेकिन परमाणु जो संख्या होगी, उसकी जो परमाणु क्रमांक संख्या होगी वो भिन्न भिन्न होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं नीचे 18 ऑर्गन 40, फिर 19 पोटेशियम 40, फिर 20 कैल्शियम 40, और फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कुछ अन्य उदाहरण जैसे 7 नाइट्रोजन 14 और 6 कार्बन 14। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या क्या है, सभी की समान है, 40 40 40 ही है, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम की। लेकिन उनके जो परमाणु संख्या है, जो परमाणु क्रमांक है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, द्रव्यमान संख्या समान होगी। संभारिक में भार यानी परमाणु भार ही द्रव्यमान संख्या होती है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या समान यानी परमाणु भार समान होगा और परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी संभारिक में। इसके गुण क्या होंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके जो रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तत्व हैं, राइट। तो रासायनिक गुण संभारिकों में भिन्न भिन्न होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से क्या बनते हैं, संभारिक बनते हैं। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक का क्या मतलब हो गया, जहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होंगी, लेकिन उनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, यानी A बराबर P प्लस N। तो जो N होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जब कार्बन में देख लीजिए, जो 14 होता है कार्बन का द्रव्यमान संख्या हो गया, प्रोटॉनों की जो संख्या है वो 6 है, तो 14 में से 6 जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आ जाएगी। और ऑक्सीजन का अगर आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 16 है और प्रोटॉन संख्या कितनी है, 8 है। 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन में अगर आप न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो क्या आ जाएगी, समान होती है, दोनों की 8 8 होती है। तो इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस सल्फर हो गया। ये कैसे है, ये यहाँ पर आपको सम न्यूट्रॉनिक देखने को मिलेगा, आइसोटोन्स यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी और उनके द्रव्यमान और परमाणु संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। देख रहे हैं ना, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और ऊपर उनकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है। नेक्स्ट सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे सोडियम में आप देखते हैं, सोडियम 11 जिसका परमाणु क्रमांक होता है, +1 चार्ज होता है। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या निकल के आती है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, प्रोटॉन है। P बराबर क्या होगा, A माइनस N इक्वल टू P। A क्या है, A उसकी द्रव्यमान संख्या है, N क्या है, उसकी न्यूट्रॉनों की संख्या है, और P उसका क्या है, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देखेंगे तो सोडियम में आप देखेंगे 11 उसका परमाणु क्रमांक है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम में अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो 10 आएगी। उसी तरीके से जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम में जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, +2 का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो इसमें भी 10 आ जाएगी, 12 - 2। जो आयरन होता है आपका फेरस होता है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, -1 का नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 9 को +1 जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो आप देख रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन
तीनों में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 10 है, इसलिए ये कैसे हैं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक का आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी वहां पर सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, जहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वहां पर सम न्यूट्रॉनिक होगा, जहां पर द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न होंगी वो समभारिक होगा, और समस्थानिक यानी उनके स्थान समान होंगे। स्थान का मतलब क्या हो गया, उनकी परमाणु क्रमांक संख्या या प्रोटॉन संख्या। तो जहां पर परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होंगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होंगी उसको कहेंगे हम लोग समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, राइट। अब हम देखते हैं रेडियो सक्रियता क्या होती है। रेडियो सक्रियता प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। यानी प्रकृति में कई ऐसे तत्व हैं जो स्वतः ही विखंडित हो जाते हैं, और जब विखंडित होते हैं तो विखंडित होने के दौरान उनसे कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता है, उसको कहते हैं हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ये प्रकृति में स्वतः विखंडित होते हैं और विखंडित होने के दौरान उनसे कुछ रेज निकलती हैं, और उन रेज को, उन किरणों को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने की थी, ये आपसे पूछा जाता है। रेडियो सक्रियता का मापन किससे करते हैं, तो गाइगर काउंटर से करते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी है। 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 विखंडन प्रति सेकंड। तो ये तीनों चीजें आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, हेनरी बेकुरल ने की। मापन किससे करते हैं, रेडियो सक्रियता का गाइगर काउंटर से करते हैं। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो क्यूरी होती है। रेडियो सक्रियता को आप दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता का क्या मतलब है, नेचुरली रेडियो एक्टिविटी का आपको गुण वही मिलेगा जहां पर कोई तत्व स्वतः ही विखंडित होगा। तो रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। जैसे यूरेनियम में आपको देखने को मिलेगी, रेडियम हो गया, प्रोटैक्टिनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो ये सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व हैं, यूरेनियम, रेडियम, प्रोटैक्टिनियम और थोरियम। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, जो उनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, इन्होंने पता लगाया कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का जो खनिज होता है पिच ब्लैड, पिच ब्लैड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। यहाँ पर अब दो बातें याद करने लायक हो गई। एक तो यूरेनियम का खनिज क्या होता है, कई बार पूछा जाता है, पिच ब्लैड होता है। और पिच ब्लैड की जो रेडियो सक्रियता होती है वो यूरेनियम से अधिक होती है, लगभग 4 गुना। और ये पता किसने लगाया था, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी ने पता लगाया था कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लैड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। किसी स्थायी तत्व को रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तित करने के लिए उस तत्व पर तीव्र वेग वाले कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि से जब प्रहार किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, राइट। क्या कहेंगे उसको हम, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता कहेंगे। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है, मान लीजिए मैग्नीशियम जो है एक स्थायी तत्व है, क्या है, मैग्नीशियम एक स्थायी तत्व है, और जब उस पर अल्फा कण क्या है, ये हीलियम है। हीलियम बेसिकली क्या है, हीलियम जो है एक प्रकार का अल्फा कण ही है। अल्फा कण स्वतः द्विव आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं, इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा के 4 गुना होती है। तो ये हीलियम कण जो अल्फा कण है, इनकी बमबारी की गई है स्थायी तत्व मैग्नीशियम में। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद होता क्या है कि एक अस्थायी कण यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है सिलिकॉन, राइट। एक अस्थायी कण यहाँ पर सिलिकॉन बन रहा है और यहाँ से न्यूट्रॉन जो है एक मुक्त हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्वतः सिलिकॉन जो है वो परिवर्तित हो जाता है एक स्थायी कण एल्युमिनियम में, एक स्थायी कण एल्युमिनियम में स्वतः उत्पन्न हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडियो सक्रियता का गुण, रेडियो सक्रियता का गुण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रेडियो सक्रियता का गुण मैग्नीशियम में आया कहाँ से, जब इस पर बाहरी तत्व अल्फा कणों की बमबारी की गई, राइट। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से, जब किसी तत्व को रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तित करने के लिए उस तत्व पर तीव्र वेग वाले चाहे अल्फा कण हो, प्रोटॉन हो, ड्यूट्रॉन हो, इन पर इनका जब प्रहार किया जाता है तब उसको हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। और उदाहरण हमने यहाँ पर देख लिया। अल्फा कणों के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछे जाने लायक बात है, वो हमने यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख दी है और ये कई बार पूछा जा चुका है। अल्फा कण स्वतः द्विव आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। द्विव आवेश युक्त क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हीलियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं द्विव आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं अल्फा कण, राइट। अल्फा कण की जो मात्रा होती है वो हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुना होती है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा अल्फा कण की मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा के कितने गुना होती है, 4 गुना अधिक होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अल्फा कण हीलियम
नाभिक के समान दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अल्फा कण एक तो स्वतः द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं, और ये हीलियम नाभिक के समान ही इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये सभी जो फैक्ट हीलियम कण के बारे में बताए गए हैं ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हीलियम कण हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुना अधिक होते हैं। हीलियम कण स्वतः द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं, और हीलियम नाभिक के समान ही अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अब रेडियो सक्रिय जो किरणें होती हैं इनके कुछ गुण होते हैं। एक तो रेडियो सक्रियता की जो किरणें होती हैं जिनको हम अल्फा बीटा गामा रेस कहते हैं। अल्फा बीटा गामा रेस जो बेसिकली नाम दिया है वो रदरफोर्ड ने दिया था। और इनके डिफरेंट डिफरेंट गुण हैं। जैसे द्रव्यमान अगर आप देखेंगे, द्रव्यमान का क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा रेस का होता है, उसके बाद बीटा और फिर गामा रेस का होता है, राइट। अल्फा बीटा गामा ये द्रव्यमान का क्रम है। अगर गतिज ऊर्जा देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है वो अल्फा रेस की होती है। लगभग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां हिस्सा जो होता है वो अल्फा रेस की गति है, ये बात आपको याद रखना है। इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। तो सबसे ज्यादा जो वेग होता है अल्फा रेस का होता है, उसके बाद बीटा रेस, देन गामा रेस। ये क्रम से लिखा हुआ है, द्रव्यमान और फिर गतिज ऊर्जा का क्रम है। वहीं वेधन क्षमता आप देखेंगे तो गामा किरणों की सबसे ज्यादा होती है, वेधन क्षमता। और सबसे कम जो वेधन क्षमता होती है वो अल्फा रेज की होती है, राइट। अल्फा रेज की वेधन क्षमता सबसे कम होती है और गामा रेज की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये वेधन क्षमता अल्फा रेज से लगभग 100 गुना अधिक होती है। जो गामा रेज होती है, गामा रेज की वेधन क्षमता अल्फा रेज से 100 गुना अधिक होती है। वहीं आयनकारी जो क्षमता होती है उसमें अल्फा रेज की आयनकारी क्षमता सबसे ज्यादा होती है, फिर बीटा, फिर गामा। तो बीटा तो न्यूट्रल है, सभी जगह बीच में है। बस आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है, वेधन क्षमता आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो वेधन क्षमता का जो क्रम है वो गामा, बीटा और फिर अल्फा आएगा। यानी सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है गामा रेज की, फिर बीटा, फिर अल्फा। अल्फा की सबसे कम वेधन क्षमता होती है। बाकी हर जगह आप देखेंगे तो द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा और आयनकारी क्षमता में जो आपको क्रम मिलेगा वो अल्फा, बीटा और गामा का मिलेगा। बस आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता पदार्थ की जो अर्ध आयुकाल होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जो लगा समय होता है वो अर्ध आयुकाल कहलाता है उस रेडियो सक्रिय पदार्थ की। यानी मान लीजिए एक पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, और ये पदार्थ कितने समय में आधा हो जा रहा है, ये पदार्थ कितने समय में आधा हो जा रहा है, जो प्रारंभिक स्थिति थी उस पदार्थ की, और उस प्रारंभिक स्थिति के बाद जब वो आधा हो जा रहा है, उस आधा होने में जितना समय लगता है वही उस रेडियो सक्रियता पदार्थ का क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाती है। यह कुछ सेकंड से लेकर कुछ लाख वर्षों तक भी हो सकती है। यानी किसी पदार्थ की अर्ध आयुकाल बहुत थोड़ी हो सकती है, कुछ सेकंड की हो सकती है। जैसे जो आप पोलेनियम देखते हैं, पोलेनियम, तो पोलेनियम जो एक समस्थानिक जिसके बारे में हमने देखा था, सबसे अधिक समस्थानिक इसी पोलेनियम के ही होते हैं। इसकी जो अर्ध आयुकाल होती है मात्र 10⁻⁻⁴ सेकंड होती है। पोलेनियम की जो अर्ध आयु होती है मात्र 10⁻⁻⁴ सेकंड होती है। वहीं जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम की अगर आप अर्ध आयुकाल देखेंगे तो 4.5, यूरेनियम का 4.5 × 10⁹ वर्ष होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अर्ध आयुकाल कुछ सेकंड ही होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लाखों वर्ष तक अर्ध आयुकाल होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। यानी कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होने में। वो जितना समय उसको लगता है उतना ही समय लगेगा, हमेशा एक समान रहता है। और रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। मान लीजिए कि यूरेनियम है, और यूरेनियम मान लीजिए 50 kg यूरेनियम है, तो 50 kg यूरेनियम की अर्ध आयु उतनी ही होगी जितनी 5 kg यूरेनियम की होगी। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था जितनी है किसी तत्व की, उस प्रारंभिक अवस्था के हाफ होने में जितना समय लगता है वो उसकी अर्ध आयुकाल होती है। तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान चाहे वो थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो, तो उसकी जो अर्ध आयुकाल होगी वो बराबर होगी, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी, एक समान रहेगी, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को किसी भी परिवर्तन द्वारा नहीं बदला जा सकता है, वो हमेशा एक समान रहेगा। ये पदार्थ की द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह हमने परमाणु संरचना के संबंध में सारी चीजों को कवर कर लिया है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज मेनली आपको देखने को मिलेंगी, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट यानी अभिकारक जिसको हिंदी में कहते हैं, ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और रासायनिक अपक्रिया होने के पश्चात जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। जैसे रिएक्शन नीचे दिया गया है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन एक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो सोडियम और क्लोरीन क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और अभिक्रिया के पश्चात जो एक उत्पाद बन रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया? इसका प्रोडक्ट हो गया, राइट। और संतुलित रासायनिक अपक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। यानी संतुलित अगर होगा, अभिक्रिया अगर संतुलित होगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर हम उदाहरण दे देते हैं 2H2 प्लस O2, राइट, और इसका प्रोडक्ट बन गया 2H2O। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन के 4 परमाणु इधर भी हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर भी हैं। तो ये संतुलित अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट जितने होते हैं, रिएक्टेंट के जितने परमाणु होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में आप परमाणु देखने को आपको मिलेंगे। तो ये कैसी होती है? एक संतुलित अभिक्रिया होती है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रिएक्टेंट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, प्रोडक्ट अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है। रासायनिक अपक्रिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक होता है उष्माक्षेपी अपक्रिया जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा बाहर निकलती है, यानी एक रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के पश्चात उष्मा अगर बाहर निकल रही है तो उसको कहते हैं उष्माक्षेपी। यानी छेपी का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो जब रासायनिक अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलेगी तो उसको कहते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि निकाय का तापमान बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मीथेन में ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट करेंगे, मीथेन के साथ ऑक्सीजन का जब आप रिएक्शन कराएंगे CH4 में, O2 का जब रिएक्शन कराएंगे तो CO2 और H2O बनेगा और साथ ही आप देखेंगे उस बीकर से हीट जनरेट होगी। मान लीजिए एक बीकर आप ले लेते हैं, बीकर में आप CH4 मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में CO2 बनेगा और H2O, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और साथ ही इस बीकर में आप देखेंगे हीट जनरेट होगी। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, उष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। क्योंकि इस कंडीशन में रासायनिक अपक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलती है और निकाय का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। कई सारे उदाहरण हैं और उदाहरण ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन या कौन सी प्रक्रिया एक्सोथर्मिक अपक्रिया है यानी उष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो उस कंडीशन में एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो विखंडन अपक्रिया होती है, जो फिजियन रिएक्शन होता है, उसमें आप देखते हैं उष्मा निकलती है। जो नाभिकीय परीक्षण किया जाता है विखंडन अपक्रिया के माध्यम से, उसमें क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। उसी तरीके से जल में CO2 और बुझा चूना अगर आप घोलेंगे, जल में जब आप CO2 और बुझा चूना घोलेंगे तो उसमें भी आपको हीट जनरेट होती हुई दिखेगी। कभी भी आप चूना लाइए और चूने में जब आप जल मिलाएंगे तो उसमें आप देखेंगे धुआं जैसा निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर निकाय का तापमान बढ़ जाता है और हीट जनरेट होती है। वहीं जो दहन या जलन होता है, जो किसी चीज को आप जलाएंगे, उसको बर्निंग करेंगे, उसमें भी क्या होता है? उष्मा निकलती है, उसमें निकाय का तापमान बढ़ता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम आगे पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनी अपकरण अपक्रिया में क्या होता है? उदासीनी अपकरण में क्या होता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच ये रिएक्शन होता है और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण बनता है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच आप रिएक्शन कराते हैं तो इस कंडीशन में भी हीट जनरेट होती है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया भी कैसी अपक्रिया है? ये एक उष्माक्षेपी अपक्रिया का एग्जाम्पल है। लोहे में जंग लगना, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, जो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें भी। थर्माइट रिएक्शन, प्रबल अम्ल व क्षार की जब जल से आप अपक्रिया कराएंगे, ये भी उष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। किण्वन जो होता है, फर्मेंटेशन जो होता है, ये भी उष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है। बर्फ का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्नो, जब जल से जब बर्फ बनता है तो उस कंडीशन में भी आपको जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एज इट इज याद कर लीजिए। इनको अगर हम समझने बैठेंगे तो काफी समय लग जाएगा। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा ये एग्जाम्पल कि निम्नलिखित में कौन सा उष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है या नहीं है। तो ऐसे में आपको ये सभी एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो उष्माक्षेपी अपक्रिया कहाँ होगी? तो जिस अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है और निकाय का तापमान बढ़ता है, वहां पर उष्माक्षेपी अपक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं। विखंडन अपक्रिया हो गया, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर चूना में जल मिलाएंगे तब बर्निंग हो गया। उदासीनीकरण अपक्रिया हो गया, श्वसन, थर्माइट रिएक्शन, लोहे में जंग लगना, बर्फ का निर्माण होना, प्रबल अम्ल व क्षार की जल से अपक्रिया के दौरान, और किण्वन जो होता है उस दौरान आपको उष्माक्षेपी अपक्रिया देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं उष्माशोषी अपक्रिया, एडोथर्मिक रिएक्शन। एडोथर्मिक रिएक्शन में उष्माक्षेपी अपक्रिया के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर उष्मा जो है रिएक्शन के दौरान अवशोषित की जाएगी, या तो नेचुरली वो अवशोषित होगी या फिर अपक्रिया को चलाने के लिए हम बाहर से उष्मा जो है
देंगे, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हमको कराना होगा तो हम बाहर से क्या करेंगे, उष्मा को देंगे उस रिएक्शन के दौरान, और इस दौरान निकाय का तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है, राइट। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब आप उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, 2NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। नाभिकीय संलयन जो है एक उष्मा शोषी अपक्रिया का उदाहरण है। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में जब नाभिकीय संलयन होता है तो इसमें आप क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तभी वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए और प्रकृति में उतना टेम्परेचर मौजूद नहीं है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले परमाणु बमों की बमबारी करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे में नाभिकीय संलयन को हम उष्मा शोषी अपक्रिया के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। वाष्पोसर्जन जो होता है, वाष्पोसर्जन, ट्रांसपीरेशन, ये भी उष्मा शोषी अपक्रिया का उदाहरण है। वैसे ही वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद वाष्पीकरण होता है। अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, प्रकाश संश्लेषण में भी पहले क्या होता है, पहले एनर्जी ली जाती है, एनर्जी ग्रहण की जाती है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया शुरू होती है। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, तापीय अपघटन हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया, बर्फ का निर्माण उष्माक्षेपी अपक्रिया है। और मेल्टिंग आइस जो होगी, मेल्टिंग आइस यानी बर्फ का पिघलना, ये उष्मा शोषी अपक्रिया होगी। जब बर्फ उष्मा को अवशोषित करती है उसके बाद वो क्या होती है, पिघलती है, राइट। तो बर्फ का पिघलना उष्मा शोषी अपक्रिया है, एडोथर्मिक रिएक्शन है। तापीय अपघटन यानी टेम्परेचर के द्वारा पदार्थों का विघटन होना, तापीय विघटन कहलाता है। तो तापीय विघटन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, इवोपरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, फ्यूजन रिएक्शन हो गया, और अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, ये सभी एडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद होने चाहिए, एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाता है। उष्मा शोषी अपक्रिया में अपक्रिया के दौरान उष्मा का शोषण होता है, निकाय का तापमान घट जाता है। उष्मा क्षेपी अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, निकाय का तापमान बढ़ जाता है। दोनों अपक्रियाओं के हमने एग्जाम्पल आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दिए, ताकि किसी भी तरीके का उदाहरण पूछा जाए तो आपको इसी नोट से मिल जाए, बहुत ज्यादा आपको सोचना ना पड़े, राइट। अब हम लोग देखते हैं संयोजी अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। मान लीजिए एक अभिकारक ए है, दूसरा बी है, और दोनों मिलकर एक ही अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग संयोजी अपक्रिया। यानी संयोजन मतलब मिलना, दो लोगों का मिलना, दो या अधिक लोगों का मिलकर एक हो जाना, वो संयोजन कहलाता है। तो ऐसी ही संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझे हुए चूने को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपसे पूछा जाता है। बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको। स्लेक्ड लाइम जो होता है वो बुझा हुआ चूना होता है, क्विक लाइम जो होता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, राइट। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर यहाँ पर एक उत्पाद बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विसंयोजी अपक्रिया यानी डिसकम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, यानी एक प्रकार से ये अपघटन अपक्रिया है, कंपोजिशन रिएक्शन है। कंपोजिशन रिएक्शन में भी क्या होता है, एक उत्पाद होता है वो कई उत्पादों में टूट जाता है। तो कई उत्पादों में यहाँ भी टूट जाता है। एक अभिकारक CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर कैसी रिएक्शन है, डिसकम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पर एक अभिकारक यानी एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है। जैसे नीचे हमने एग्जांपल दे दिया है, जिंक और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक जो है वो किसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जा रहा है, जिंक आ जा रहा है, तो जिंक सल्फेट बन जा रहा है ZnSO4, और ये H2 को क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसको विस्थापित कर रहा है। तो जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम लोग रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन देखेंगे। रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है, जब अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं से संभव हो, जैसे पानी का बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना। पानी का बर्फ बनना और बर्फ का पानी बनना दोनों ही तरफ से पॉसिबल है, बर्फ भी पानी बन सकता है और पानी भी बर्फ बन सकता है, इसको कहते हैं हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन, जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं से संभव हो। उसी तरीके से आप एक रिएक्शन और देख रहे होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, 2NO2 बना रहे हैं। तो 2NO2 भी आगे रिएक्ट करके N2 और O2 में टूट सकता है, और फिर N2 और O2 दोनों ही जुड़कर 2NO2 बना सकते हैं। तो दोनों ही क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ही क्या होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया इसको हिंदी में कहते हैं, अपक्रिया जब दोनों दिशाओं से संभव हो। वहीं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जब अपक्रिया दोनों दिशाओं से संभव न हो, यानी एक बार अगर कोई प्रोडक्ट बन गया फिर वो उस प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट नहीं ला सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बन जाता है, अब इस CO2 को आप जो है कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते हैं, राइट। उसी तरीके से मैग्नीशियम
मैग्नीशियम को जब आप जला देते हैं, जलाने के लिए O2 की प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोई चीज जल नहीं सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा, जब तक आप किसी चीज को जला नहीं सकते हैं, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे, मैग्नीशियम को जलाने पर आप देखेंगे एक सफेद चूर्ण बन जाएगा, MgO। क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। और इस MgO को फिर आप जो है Mg और O2 में अलग नहीं कर सकते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे आटे से अगर आपने रोटी बना दी है, आटे से अगर आपने रोटी बना दी है, तो क्या रोटी को फिर से आप आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। यानी ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जब आप प्रोडक्ट से फिर से अभिकारक नहीं बना सकते हैं, वैसा ही तो उस कंडीशन में वो अनुत्क्रमणीय होता है। जब आप दोनों फॉर्म को आपस में बदल सकते हैं आसानी से, यानी पानी से बर्फ और फिर पानी से बर्फ को पानी में बदल सकते हैं, वो रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। और जब आप देख रहे हैं अभिक्रिया दोनों दिशाओं से संभव नहीं हो रही, यानी आटे से रोटी बन रही है, फिर रोटी से आटा नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो इरिवर्सेबल रिएक्शन कहलाती है, राइट। अगली है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? न्यूट्रोफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? यह अभिक्रिया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl एक प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है? एक प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? लवण बनते हैं, जैसे NaCl। NaCl क्या है? एक लवण है। तो HCl प्लस NaOH को आपने रिएक्ट करवाया, और फिर प्रोडक्ट क्या बन गया? NaCl एक लवण बन गया, और H2O, राइट। तो उदासीनी अपकरण में याद रखिएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच ये रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के फलस्वरूप प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पर लवण का निर्माण होता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है। हमने रासायनिक अपक्रियाओं को तो देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, जहां से आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी को हम दो रूपों से प्राप्त करते हैं, एक तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से, और दूसरी नाभिकीय विखंडन के माध्यम से। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे दो छोटे नाभिक हाइड्रोजन के दो समस्थानिक मिल रहे हैं, 1H1 और 1H3, 1H2 और 1H3, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, और यहाँ पर देख रहे हैं एक बड़ा नाभिक बन रहा है, हीलियम 2He4, और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, और ऊर्जा जनरेट हो रही है 17.6 मेगावाट की। यह है नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? दो छोटे नाभिक एक बड़े नाभिक में क्या हो रहे हैं? बदल जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन के दो समस्थानिक हीलियम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, राइट। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी उच्च तापमान, उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और कहते हैं कि प्रकृति में अभी ऐसी एनर्जी नहीं मौजूद है, इतना ताप नहीं मौजूद है कि नाभिकीय संलयन को स्टार्ट कर सके। इसलिए नाभिकीय संलयन को शुरू करने के लिए आपको परमाणु बम की आवश्यकता पड़ती है। परमाणु बम की जब बमबारी की जाती है, तब उतने 1000 डिग्री सेल्सियस जब मिलता है उस रिएक्शन को, तब वहां पर नाभिकीय संलयन शुरू हो सकता है, राइट। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो फिर ये नियंत्रित नहीं होती है, ये नियंत्रित नहीं होती है, लगातार ये चलती रहती है। इसीलिए तो टोकामेक बनाया जा रहा है, टोकामेक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन, ITR जहां पर 35 देशों के सहयोग से एक टोकामेक बनाया जा रहा है। टोकामेक क्या होता है? एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जो फ्रांस में बनाया जा रहा है, और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? संलयन ऊर्जा के माध्यम से एनर्जी जनरेट की जाएगी, विद्युत ऊर्जा जनरेट की जाएगी। और एक बार अगर ये चल गया तो फिर इसमें बार बार एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लगातार क्या होगा? संलयन अभिक्रिया लगातार अनियंत्रित रूप से चलती रहेगी, और विद्युत ऊर्जा हम इससे प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन इसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको प्रारंभ कैसे करें? क्योंकि इसमें कई लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, राइट। और सूर्य की ऊर्जा, तारे की ऊर्जा पर जो हाइड्रोजन बम है, ये सभी किस पर? ये सभी संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित हैं। जो सूर्य है, सूर्य एक प्रकार का तारा ही है, आप जानते हैं। हाइड्रोजन, सूर्य का जो हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है इस नाभिकीय संलयन के माध्यम से, और हमको सूर्य की एनर्जी के रूप में प्रकाश मिल रहा है, सूर्य की एनर्जी हमको मिल रही है। यहाँ पर हमने कहाँ तक देख लिया है कि दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन में। संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन होने पर पदार्थ जो है वो चौथी अवस्था में पहुंच जाता है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अभी हमने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ये आपसे पूछा जाता है कि सूर्य और हाइड्रोजन बम में जो ऊर्जा जनरेट होती है वो किस अभिक्रिया के माध्यम से होती है? आप क्या बताएंगे? नाभिकीय संलयन के माध्यम से। प्रथम हाइड्रोजन बम जो बनाया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया था 1952 में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया था पहली बार? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। और हाइड्रोजन बम में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कैसा है? नाभिकीय संलयन।
इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में जान लीजिए, ITER। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये लगातार न्यूज की सुर्खियों में रहता है। ये एक प्रयोगात्मक टोकामिक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। टोकामिक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई एक प्रयोगात्मक मशीन है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है ये अनियंत्रित रूप से चलती रहती है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक टोकामिक बनाया जा रहा है, एक रिएक्टर बनाया जा रहा है। रिएक्टर में बेसिकली होता क्या है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है इसको नियंत्रित किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और अभी तक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का कोई ठोस फॉर्मूला अभी तक नहीं मिला है और इसी के लिए एक टोकामिक बनाया गया है फ्रांस में, ताकि हम संलयन ऊर्जा को नियंत्रित कर सके और नियंत्रित करके क्या कर सके, संलयन अभिक्रिया के द्वारा हम एनर्जी का यूज कर सके रचनात्मक कार्यों में। ITER यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये 35 देशों के सहयोग से ये चलाया जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। आधिकारिक तौर पर इसका गठन 2007 में हुआ था। मुख्यालय इसका सेंट पॉल लिस ड्यूरेंस में है, फ्रांस में है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ITER के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ITER के द्वारा 35 देशों के सहयोग से एक टोकामिक बनाया जा रहा है। टोकामिक क्या है, एक रिएक्टर है जहां पर नाभिकीय संलयन ऊर्जा को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि संलयन ऊर्जा के माध्यम से भी हम ऊर्जा को प्राप्त करके उसे रचनात्मक कार्यों में यानी विद्युत ऊर्जा जैसे उपयोग में उसको ला सके। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नाभिक जो है वो अन्य छोटे नाभिकों में टूट जाता है, एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जहां पर यूरेनियम हमने लिया है, यूरेनियम में जब आप एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो ये अलग अलग नाभिकों में टूट जाता है, जैसे बेरिलियम और क्रिप्टॉन में ये टूट गया और यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और उसके बाद ऊर्जा यहाँ पर आप देखने को मिल रही है, राइट। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो परमाणु बम का रूप ले लेती है। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया इसको नियंत्रित किया जा सकता है, वहीं जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है ये अभी तक इसको नियंत्रित करने का अभी तक हमको फॉर्मूला नहीं मिला और इसी के लिए हम टोकामिक पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन आ जाती है, जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो उस स्थिति में हम इसका जो रूप देखते हैं वो परमाणु बम का रूप देखते हैं। परमाणु बम जो है इसे पहली बार रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1945 में बनाया था, मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत। आप जानते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वार होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय USSR भी परमाणु बम बनाने पर वर्क कर रहा होता है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि परमाणु बम जो है किसी ऐसी शक्ति के पास न चला जाए जो दुनिया के लिए विनाशकारक हो, और फिर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लाया जाता है। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जो दिशा निर्देशक होते हैं वो होते हैं ओपेनहाइमर, और इन्हीं की देखरेख में पहली बार परमाणु बम बनाया जाता है 1945 में। मैनहट्टन के बारे में 69th BPSC में आपसे प्रश्न पूछा गया था। ओपेनहाइमर आप जानते हैं इस पर जो है एक फिल्म भी बनाई गई और इस फिल्म को 2024 के लिए ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ओपेनहाइमर तो प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था 1945 में मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत, और इस परमाणु बम को 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहली बार गिराया गया, जिसको लिटिल बॉय नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा, पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था, इस परमाणु बम का नाम क्या दिया गया था, लिटिल बॉय। नेक्स्ट 9 अगस्त 1945 को जापान की नागासाकी में दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया गया था। तो 2 परमाणु हमले हुए थे इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापान में किए गए थे, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। पहला परमाणु बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था और दूसरे परमाणु बम को फैट मैन नाम दिया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। परमाणु बम बनाया किसने था, ओपेनहाइमर ने, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत। और हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, एडवर्ड टेलर ने 1952 में, राइट। भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो 18 मई 1974 को आधिकारिक रूप से किया था। नाम क्या रखा था इसका, स्माइलिंग बुद्धा। सेकेंड परमाणु परीक्षण किया था 13 मई 1998 को, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो भारत ने परमाणु परीक्षण सबसे पहले जो किया था वो 18 मई 1974 में किया था, स्माइलिंग बुद्धा आधिकारिक नाम से, पोखरण में। और उसके बाद पोखरण रेंज में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति से। तो ये आपको नाम याद रखना है, ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है, दूसरे परमाणु परीक्षण से कब हुआ था, 13 मई 1998 को। स्माइलिंग बुद्धा ये पहला परमाणु परीक्षण है भारत का, 1974 में हुआ था। नाभिकीय विखंडन के बारे में जो सर्वप्रथम बताया था वो जर्मन वैज्ञानिक थे अटोहन और स्टासमैन। तो ये बात आपको याद रखना है, नाभिकीय विखंडन के बारे में सर्वप्रथम एक जर्मन वैज्ञानिक अटोहन और स्टासमैन ने बताया था 1939 में। यहाँ एक बात याद रखना कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों ही प्रक्रिया के दौरान द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है, जो आइंस्टीन समीकरण E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन हो, इन दोनों ही प्रक्रिया में द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है, और ये जो क्षति होती है E = mc² के अनुसार जो आइंस्टीन फॉर्मूला है, इसके अनुसार ये जो क्षति होती है द्रव्यमान की, ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, राइट।
अब हम लोग नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर के बारे में देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर बेसिकली जहां पर नाभिकीय परीक्षण किया जाता है उसी को हम लोग नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। जैसे टोकामेक हम देख रहे हैं, टोकामेक क्या है? एक रिएक्टर ही है। ये रिएक्टर कैसा? ये नाभिकीय संलयन की जो चेन है, जो श्रृंखला है, उसको नियंत्रित करने के लिए रिएक्टर बनाया जा रहा है, राइट। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है? ये नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाया जा सके, जैसे विद्युत के उत्पादन में। नाभिकीय ऊर्जा बदलती है उष्मा ऊर्जा में, फिर उष्मा ऊर्जा क्या करती है? ये भाप को बढ़ाती है, इसके द्वारा टरबाइन चलता है और फिर टरबाइन से क्या होती है? विद्युत जनरेट होती है, राइट। तो नाभिकीय ऊर्जा चेंज होती है उष्मीय ऊर्जा में। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, इस बात को याद रखना। जो पहला नाभिकीय रिएक्टर है वो कहां पर बनाया गया था? शिकागो विश्वविद्यालय, जो यूएसए में पड़ता है। और किसके निर्देशन में? तो एनरिको फर्मी के निर्देशन में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं उसमें D2O यानी भारी जल और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो चीजें यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के संबंध में बताई जा रही हैं, इन चीजों को याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में जो नाभिकीय रिएक्टर में यूज करते हैं उसमें भारी जल और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। जब मंदक के रूप में भारी जल का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं स्विमिंग पूल, और जब आप ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं मंदक के रूप में उसको कहते हैं परमाणु पाइल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्विमिंग पूल कब कहेंगे? जब नाभिकीय रिएक्टर में आप D2O को एज अ मंदक यूज करेंगे, और वहीं जब ग्रेफाइट एज अ मंदक एज अ मॉडरेटर यूज करेंगे नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, तब हम उसको कहते हैं परमाणु पाइल। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो मॉडरेटर के रूप में यूज किसको करते हैं? D2O और ग्रेफाइट को। D2O यानी भारी जल, जिसको हम गुरु जल भी कहते हैं। जब D2O का यूज करेंगे तो उसको हम स्विमिंग पूल कहेंगे। जब ग्रेफाइट का यूज करेंगे नाभिकीय रिएक्टर में तो कहेंगे हम लोग परमाणु पाइल। नाभिकीय रिएक्टर में जो शीतलक के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं कूलेंट के रूप में, यानी नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उसको धीमा करने के लिए हम लोग शीतलक का यूज करते हैं, जिसमें द्रवित सोडियम का यूज हम लोग करते हैं फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में, और पोटेशियम के का भी यूज करते हैं, और D2O का भी यूज हम शीतलक के रूप में करते हैं। शीतलक के रूप में हम D2O का यूज करते हैं और मंदक के रूप में भी D2O का यूज करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। शीतलक के रूप में जो बेसिकली यूज किया जाता है वो ज्यादातर सोडियम, द्रवित सोडियम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में, और पोटेशियम का यूज करते हैं। उसके साथ ही D2O का भी इस्तेमाल हम शीतलक के रूप में भी कर लेते हैं। एक अच्छे शीतलक में यह गुण होना चाहिए कि वह न्यूट्रॉनों को ना अवशोषित करे। ये बात आपको याद रखना है कि अच्छा शीतलक क्या करता है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित नहीं करता है। ईंधन के रूप में हम परमाणु रिएक्टर में संवर्धित यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का यूज करते हैं। यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि ये सभी हम नाभिकीय रिएक्टर में यूज करते हैं। इन पदार्थों को संवर्धित यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ भी हैं। हमने अभी पीछे बताया ही भी था इन सब के बारे में। नेक्स्ट है नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़ क्या होता है? विखंडन के फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको रिएक्शन में यहाँ दिखाया भी था। यूरेनियम में हम 1 न्यूट्रॉन की जब बमबारी करते हैं तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं। तो इन 3 न्यूट्रॉनों में से ये जो नियंत्रण छड़ होती है, कैडमियम और बोरान का यूज करते हैं। ये 2 न्यूट्रॉनों को क्या कर देती है? सोख लेती है, ताकि विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित हो सके। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है नाभिकीय रिएक्टर के संबंध में, मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में और नियंत्रण छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट का, D2O का इस्तेमाल करेंगे तो स्विमिंग पूल कहेंगे, ग्रेफाइट का यूज करेंगे मंदक के रूप में तो उसको कहेंगे परमाणु पाइल, शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में और पोटेशियम का यूज करते हैं। ईंधन के रूप में हम संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम, थोरियम का यूज करते हैं। यूरेनियम को येलो केक कहते हैं। नियंत्रण छड़ का हम यूज करते हैं कैडमियम और बोरान की, और इस नियंत्रण छड़ के द्वारा जो कैडमियम और बोरान की बनी होती है, ये विखंडन के फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं, जो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इनमें से 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा इस कैडमियम बोरान की छड़ के द्वारा सोख लिया जाता है, ताकि विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित हो सके। न्यूट्रॉन बम भी होते हैं। न्यूट्रॉन बम यह केवल जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, भवन इमारतों को क्षतिग्रस्त नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन बम के बारे में ये बात याद रखिएगा। हमने आपको D2O के बारे में बताया। D2O क्या है? एक प्रकार का भारी जल है, जो हाइड्रोजन का जो सेकंड समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, उसमें अगर आप ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो D2O आपको मिलता है। D2O यानी भारी जल, जिसको गुरु जल भी कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल या गुरु जल, ये सभी D2O के ही नाम है। इसका अणुभार होता है 20 ग्राम प्रति मोल। एग्जैक्ट संख्या होती है 20.03 ग्राम प्रति मोल। हालांकि 20 ही आपको दिया जाता है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 20 ग्राम प्रति मोल। भारी जल की खोज किसने की थी? तो हेरोल्ड उरे ने, उरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी 1931 में। तो इतनी बातें आपको भारी जल के बारे में याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन का समस्थानिक D2 जिसको कहते हैं, और इसको आप रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तब बनेगा ये D2O, जिसको कहते हैं भारी जल या गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अणुभार होता है 20। खोज की थी H उरे ने, कब? 1931 में।
नीचे आप कुछ कैटलिस्ट देख रहे हैं, उत्प्रेरक, और उत्प्रेरकों से प्रश्न 69th बीपीएससी में पूछा गया था। इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। उत्प्रेरक होते क्या हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, किंतु अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, सीधा सा मतलब है, या अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, ये अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेंगे, लेकिन क्या करते हैं? ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं, यानी अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, आयरन हो गया। आयरन जब आप हाइबरविथ से अमोनिया बनाते हैं तो उस टाइम पर आप आयरन का यूज एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस रिएक्शन को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। वही जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, ये अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक में आप एथिल एल्कोहल देखते हो, ग्लिसरॉल देखते हो, ये सभी ऋणात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। उत्प्रेरक वर्धक होता है, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, ये 3 प्रकार के अन्य उत्प्रेरक होते हैं, यानी कैटलिटिक प्रमोटर, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और ये तीनों ही रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। और बीपीएससी में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को घटाता है? और ये 3 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक वर्धक हो या समांगी उत्प्रेरक हो या विषमांगी उत्प्रेरक हो, ये तीनों ही क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एक होता है उत्प्रेरक विष। क्या होता है? उत्प्रेरक विष होता है, इस चीज को हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। उत्प्रेरक विष क्या करता है? उत्प्रेरक विष क्या करता है? ये अभिक्रिया की दर को घटाता है। याद रखिएगा, उत्प्रेरक विष क्या करता है? उत्प्रेरक विष और विषमांगी उत्प्रेरक, इन दोनों में अंतर होता है। हेट्रोजीनियस जो कैटलिस्ट होता है, ये अभिक्रिया को बढ़ाएगा। होमोजीनियस कैटलिस्ट भी अभिक्रिया को बढ़ाएगा। और उत्प्रेरक वर्धक, जैसा नाम ही इसमें है वर्धक, तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जैसे मोलिब्डेनम एक उत्प्रेरक वर्धक कैटलिस्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, ये तीनों ही अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। लेकिन एक होता है उत्प्रेरक विष, और ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है? कम करता है। एक प्रकार से ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक विष, राइट। कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में देख लीजिए। जैसे लोहा जो होता है, हाइबरविथ द्वारा अमोनिया बनाने में इस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। निकेल का इस्तेमाल आप वनस्पति तेल से घी बनाने में, या कह सकते हैं असंतृप्त वसा अम्लों को संतृप्त वसा अम्लों में हाइड्रोजनीकरण करने में किया जाता है। जब हम लोग बायो में वसा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग संतृप्त असंतृप्त वसा को डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि निकेल जो उत्प्रेरक है, इसको हम असंतृप्त वसा अम्लों को संतृप्त वसा अम्लों में हाइड्रोजनीकरण करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक प्रकार के क्या है? उत्प्रेरक ही होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार की उत्प्रेरक ही होते हैं। तो इन्वर्टेज एंजाइम ये शर्करा से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाने में इसका यूज करते हैं। जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जाइमेज जो एंजाइम होता है एक प्रकार का, ये उत्प्रेरक है। और एंजाइम को जैसे हमने बताया है कि ये एक उत्प्रेरक की भांति इन एंजाइमों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो उसमें हम लोग लैक्टिक एसिड भी देखते हैं, जो एंजाइम है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से जो जाइमेज होता है वो ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल को बनाने में यूज करते हैं जाइमेज का, ये कई बार पूछा जा चुका है। इन्वर्टेज एंजाइम ये शर्करा से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाने में इनका यूज करते हैं। निकेल वनस्पति तेल से घी बनाने में, यानी असंतृप्त वसा अम्लों को संतृप्त वसा अम्लों में हाइड्रोजनीकरण करने में। और हाइबरविथ द्वारा जब अमोनिया बनाते हैं तो वहां पर आयरन उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट भी देख लिए हैं, कैटलिस्ट के बारे में जान भी लिया है कि ये डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, किंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने में इनकी अहम भूमिका होती है। धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। धनात्मक अभिक्रिया दर को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को कम करते हैं। उन दोनों के हमने एग्जाम्पल भी देखे। नेक्स्ट हमने कुछ उत्प्रेरक देखे जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जैसे उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। इंग्लिश में इनके नाम याद रखिएगा, प्रमोटर कैटलिस्ट, होमोजोनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये सभी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एक होता है विषम उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या करता है? अभिक्रिया की दर को घटाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक चीज पीछे छूट गई थी, रेडियो सक्रिय कुछ समस्थानिक के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो वहां पर एक चीज हमने यहाँ छोड़ दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक, इनका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे यूरेनियम जो 235 होता है, एक प्रकार का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। कार्बन 14 जो समस्थानिक है, इसका जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235, कार्बन 14 का यूज आप जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 रेडियो सक्रिय समस्थानिक, रक्त का थक्का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 का यूज आप रक्त कैंसर के नियंत्रण में इस्तेमाल करते हैं। आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131 जो एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक ही है। सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत। तो आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि के कारण जो रोग होता है घूंघा,
घोंघा, तो घोंघा के उपचार में या थायराइड ग्रंथि के उपचार में हम आयोडीन 131 का यूज करते हैं। फास्फोरस 32 का यूज हम ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं, ल्यूकीमिया के उपचार में। आयरन 59 का इस्तेमाल हम एनीमिया यानी अरक्तता, जब शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है उस डिजीज को कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया यानी अरक्तता का रोग पता लगाने में हम आयरन 59 का यूज करते हैं। कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का यूज हम जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे सब्जियां हो, फल हो, तो इन खाद्य पदार्थों के रोगाणुनाशन यानी डिसइंफेक्शन में हम इनका उपयोग करते हैं। जो इन्फेक्शन हो जाता है इन खाद्य पदार्थों सब्जियों में, तो उसको दूर करने में भी हम कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का यूज कर लेते हैं। तो कुछ रेडियो सक्रिय समस्थानिक थे जिनका उपयोग हमने देखा, यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, कार्बन 14 जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24 रक्त का थक्का पता करने में, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के नियंत्रण में, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के इलाज में, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि या घोंघा के उपचार में, फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में, लोहा 59 यानी आयरन 59 ये एनीमिया यानी रक्त आरक्तता का रोग पता करने में इन समस्थानिकों का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। काफी लंबी क्लास हो गई होगी, लेकिन बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पर कवर किया है। एग्जाम नजदीक है इसलिए क्लासेस तो अब लंबी होंगी ही। राइट, मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में रसायन विज्ञान, आप जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों का वेटेज जो है 30 नंबर का होता है, जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट इक्वली डिवाइड होते हैं। तो रसायन विज्ञान को हम लोग डिटेल में देखेंगे ताकि प्रश्न किसी भी तरीके का पूछे, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, फैक्चुअल हो, आप उसको सही करने की स्थिति में हो। बाकी जो बच्चे 70 बीपीएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहां वहां सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।